लर्निंग कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी के साहित्य के बारे में पढ़ेंगे जो बीए फाइनल के पंचम सेमेस्टर में आधुनिक काल है, उसी का अध्ययन अध्यापन करेंगे। प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक इतिहास होता है। व्यक्ति से समुदाय, समुदाय से समाज का निर्माण होता है और समाज के इतिहास को हम 10वीं तक की कक्षाओं में सामाजिक इतिहास नाम की पुस्तक में पढ़ते रहे हैं। तो बच्चों, आपने अभी तक समाज के इतिहास के बारे में पढ़ा था। ऐसे ही प्रत्येक विषय का भी एक इतिहास होता है और हमारी हिंदी का जो इतिहास है उसे हिंदी साहित्य का इतिहास कहा जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास को अध्ययन की सरलता के लिए 4 भागों में बांटा हुआ है। पहला है आदिकाल, दूसरा मध्यकाल, परंतु उस मध्यकाल के जो 2 भाग हैं, पूर्व मध्यकाल जिसको भक्ति काल भी कहा जाता है, दूसरा उत्तर मध्यकाल जिसे रीतिकाल कहा जाता है, और वैसे तीसरा, लेकिन इन तीनों भागों को मिलाए तो कुल मिलाकर जो 4 बनते हैं, यानी चौथा आधुनिक काल है। पहला आदिकाल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीतिकाल और चौथा आधुनिक काल है। आधुनिक काल को ही हमने पाठ्यक्रम में आज पढ़ना है। जो आधुनिक काल है इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने गद्य काल नाम दिया है। ऐसे ही मिश्र बंधुओं ने इसे वर्तमान काल के नाम से पुकारा है और डॉक्टर रामकुमार वर्मा तथा डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इसे आधुनिक काल कहा है। हिंदी का आधुनिक काल जो गद्य में भी रचित और पद्य में भी रचित है, तो हम आधुनिक काल के जो आगे भाग किए गए हैं, वर्ग किए गए हैं, उनकी बात करते हैं। इसे कई उपभागों में बांटा है। उनमें से डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार जो उपभाग किए गए हैं उनमें पहला नाम है पुनर्जागरण काल और भारतेंदु काल, यानी भारतेंदु युग का ही दूसरा नाम पुनर्जागरण काल है और इसकी समय अवधि 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक की मानी गई है। और दूसरा काल जागरण सुधार काल यानी द्विवेदी युग, तो द्विवेदी युग का दूसरा नाम है जागरण सुधार काल और इसका समय 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक माना गया है। हम नगेंद्र के अनुसार कर रहे हैं। कुछ विद्वानों ने इसे 1900 से 1920 तक भी माना है। तीसरा जो युग है वह है छायावादी युग, जिसे यदि 1918 से माने तो 1938 तक है नगेंद्र के अनुसार, और सामान्यतः इसे 1920 से 1936 तक माना गया है। इसके बाद का जो युग आता है वो है प्रगतिवाद, जो 1938 से 1953 तक है, और फिर है नवलेखन काल। क्योंकि आगे का जो काल है वो कई भागों में बट गया, तो इसलिए उन सभी को एक नाम दिया गया नवलेखन काल, और जिसका समय 1953 के बाद का है। आधुनिक काल का जो पहला उपभाग भारतेंदु युग, तो भारतेंदु युग का नाम भारतेंदु युग ही क्यों पड़ा? भारतेंदु जी इस काल में साहित्य रचनाकार हुए और इन्हीं के समय से अधिकतर रचनाएं इनके समय के बाद की ही लिखी हुई हैं, इनके साथ साथ की लिखी हुई हैं। और भारतेंदु जी का जो काव्य रचना थी वो काफी मात्रा में थी, इसलिए इनके नाम पर ही भारतेंदु युग भारतेंदु जी के नाम पर ही रखा गया। इनका जो रचना काल था वह 1850 से 1885 ईस्वी तक का माना जाता है, और इनके जो समकालीन अन्य रचनाकार हुए उनके नाम है प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, पंडित बालकृष्ण भट्ट, ठाकुर जगमोहन सिंह। बच्चों, वीडियो के माध्यम से लेक्चर को ज़्यादा विस्तार देंगे तो वीडियो को अपलोड करने में कठिनाई होती है, इसलिए मैं आपको संक्षेप में बताना चाहूँगी कि भारतेंदु युग के जितने भी
कवि लेखक हुए, जो रचनाकार हुए, उन प्रत्येक रचनाकार की आप अपनी पाठ्य पुस्तक की सहायता से 5 तक रचनाएं याद करें उनकी लिखी हुई। और भारतेंदु जी की रचनाओं का मैं परिचय आपको दे देती हूँ। उन्होंने कुछ नाटक लिखे और वो नाटक 2 भागों में है, मौलिक नाटक और अनुदित नाटक। मौलिक में उनके स्वयं के लिखे हुए नाटक हैं और अनुदित नाटक में किसी अन्य भाषा में लिखे हुए नाटकों का अनुवाद है। जो उनके मौलिक नाटक हैं वो है वैदिकी, हिंसा हिंसा न भवति, चंद्रावली नाटिका, भारत दुर्दशा, विशस्य विषमोषधम, नील देवी, अंधेर नगरी, प्रेम जोगिनी, सती प्रताप इनका अधूरा नाटक है। प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कहीं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं उनका एक नाटक जो अधूरा रह गया था उसका नाम बताइए, तो वो है सती प्रताप। और उनके अनुदित नाटक हैं विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, मुद्रा राक्षस, सत्य हरिश्चंद्र, भारत जननी, दुर्लभ बंधु, रत्नावली आदि। उनके काव्य में जो लिखी गई रचनाएं हैं प्रेमाश्रु वर्णन, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, उत्तरार्ध भक्तमान, प्रेम प्रलाप, गीत गोविंदानंद, सत्सई सिंगार, होली, मधु मुकुल, वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा, फूलों का गुच्छा, प्रेम फुलवारी, दान लीला, प्रबोधिनी, बकरी विलाप, रामलीला आदि। इन्होंने उपन्यास भी लिखे, हमीर हठ, रामलीला इनके उपन्यास में भी है और नाटक में भी है, सुलोचना, शीलवती, सावित्री चरित्र। निबंध लिखने में भी भारतेंदु जी पीछे नहीं रहे। सबई जाति गोपाल की, मित्रता, सूर्योदय, कुछ आप बीती कुछ जग बीती, जयदेव, बंग भाषा की कविता। इतिहास ग्रंथ लिखे, उनमें है कश्मीर कुसुम, बादशाह दर्पण। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने प्रत्येक विधा पर कलम चलाई है, इसीलिए इनके नाम पर भारतेंदु युग नवजागरण काल का नाम दिया गया है। भारतेंदु युग की विशेषताएं। भारतेंदु युगीन कवियों ने अपने कर्तव्य का भली भांति निर्वाह करते हुए जनता के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पहलुओं का उद्घाटन उन्होंने अपनी कविताओं में किया। भाव, भाषा, छंद आदि सभी दृष्टियों से परिष्कार की प्रवृत्ति इस काल के साहित्यकारों में विद्यमान थी। तो उनकी जो प्रवृत्तियां हैं, विशेषताएं हैं, नंबर 1 राष्ट्रीय भावना। विदेशी शासकों के अत्याचारों से पीड़ित भारतीय जनमानस में राष्ट्रीयता की भावना का संचार करने का प्रयास भारतेंदु युग के कवियों ने किया। राधाचरण गोस्वामी की कविता हमारो उत्तम भारत देश, राधा कृष्ण दास की कविता है भारत 12 मासा, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन की कविता है धन्य भूमि भारत, सब रत्ननी की उपजावनी। इसी भावना से ओतप्रोत है। भारतेंदु जी ने अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे शोषण का चित्र इन पंक्तियों में दिया है। भीतर भीतर सब रस चूसई, हंसी हंसी के तन मन धन मूसई, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। तो इन पंक्तियों में उन्होंने जो खून चूस रहे हैं भारतीय जनता का, और जो बातें करने में बहुत तेज हैं, जिसे प्रीतम कह करके कटाक्ष भी किया है। तो यहाँ अंग्रेजी शासन प्रणाली पर जो है विरोध भावना जताई है भारतेंदु जी ने। नंबर 2 भारतीय समाज की दुर्दशा का चित्रण। इस समय तक आर्य समाज, ब्रह्म समाज की स्थापना हो चुकी थी और इन्होंने सामाजिक आंदोलनों के माध्यम से जनता के अंदर नवीन सामाजिक चेतना को जगाया और इसी सामाजिक चेतना का प्रभाव उस युग की कविताओं में भी देखने को मिलता है।
सामाजिक रूढ़ियों को नकारते हुए बाल विवाह, विधवा विवाह, सती प्रथा, छुआछूत इनको काव्य का विषय बनाया और सामाजिक कुरीतियों, छल कपट एवं पाखंड का खंडन करने में इन कवियों ने बढ़ चढ़कर योगदान दिया। भारतेंदु जी ने भारत की दुर्दशा का चित्रण इन पंक्तियों के माध्यम से किया है। रोवहु सबु मिली आबहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। यानी भारत की जो दुर्दशा है इसके लिए वो कह रहे हैं कि आओ सब भारतीय हम मिल करके इसका विरोध करें और भारत को स्वतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त करवाएं। नंबर 3, श्रृंगारिकता। भारतेंदु युग के कवियों ने श्रृंगार की मर्यादित अभिव्यक्ति की है। रीतिकालीन पद्धति में जो है नक्षिक वर्णन और नायिका भेद का चित्रण कवियों ने किया, परंतु और कृष्ण को नायक बना करके तथा राधा को नायिका बना करके प्रेम लीलाओं का चित्रण ज्यादा किया रीतिकाल के कवियों ने। लेकिन भारतेंदु युग के कवियों ने जो है मर्यादित प्रेम का वर्णन किया है अपनी रचनाओं में। भारतेंदु जी की प्रेम सरोवर, प्रेम तरंग और प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी में श्रृंगार भावना का अति सुंदर वर्णन किया गया है। ठाकुर जगमोहन सिंह ने अपनी रचना प्रेम संपत्ति सलीला में नायिका के विरह का निरूपण किया है। एक ठाकुर जगमोहन जी ही ऐसे थे जिन्होंने रीतिकालीन कवियों की तरह प्रेम वर्णन किया है, श्रृंगार का वर्णन किया है। अब यो उर आवत है सजनी, मिली जाऊं गरे लगी के छतियां, मन की करी भांति अनेकन ओ, मिली लीजिए री रस की बतियां। नंबर 4, भक्ति भावना। भारतेंदु जी को भक्ति भावना पैतृक विरासत में मिली थी। उनकी भक्तिपरक रचनाओं में प्रमुख है भक्ति सरस्व, वैशाख महात्म्य एवं कार्तिक स्नान। भारतेंदु जी पुष्टि मार्गीय भक्त थे और वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे, इसलिए वे इस प्रकार की पंक्तियां लिख सकने में समर्थ हो सके। मेरे तो साधन एक ही, जग नंद लल्ला वृष भानु दुलारी। यानी श्री कृष्ण और राधा के ये भक्त थे। राधा कृष्ण की मधुर छवि का अंकन उनके अनेक पदों में उपलब्ध होता है। नैन भरी देखी लेहूं यह जोरी, मनमोहन सुंदर नर नगर, नर नागर श्री वृष भानु किशोरी, कहा कहूँ छवि कही नहीं आवई, वह सांवर यह गोरी। तो ये भारतेंदु जी की ही पंक्तियां हैं जो राधा और कृष्ण की सुंदरता के बारे में हमें बताती हैं। नंबर 5, प्रकृति चित्रण। भारतेंदु युगीन कवियों ने प्रकृति का स्वच्छंद रूप में चित्रण किया है। यद्यपि कहीं कहीं परंपरा का निर्वाह करते हुए भी प्रकृति निरूपण किया गया है। वसंत, वर्षा आदि ऋतुओं के मनोहारी चित्र इनकी रचनाओं में मिलते हैं। दूसरी ओर गंगा, यमुना, चांदनी रात का सुंदर वर्णन देखने को मिलता है। एक रचना के अंदर यमुना का वर्णन करते हुए भारतेंदु जी कहते हैं, तरनी तनुजा तट तमान, तरवर बहु छाए, झुके कूल सोजल, परसन हित मनहु सुहाए। नंबर 6, हास्य व्यंग्य की प्रधानता। इस काल के कवियों ने हास्य व्यंग्यात्मक रचनाओं के माध्यम से अंग्रेजी शासन, पाश्चात्य सभ्यता, सामाजिक अंधविश्वास एवं रूढ़ियों पर करारी चोट की है। भारतेंदु जी ने अपने नाटकों एवं एकाकियों में व्यंग्यात्मकता के माध्यम से तत्कालीन परिस्थितियों का सुंदर चित्रण किया है। अंधेर नगरी में उन्होंने चूरन वाला है जो वो क्या कहता है, चूरन साहब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। नए जमाने की मुकरी में कवि ने सामयिक बुराइयों पर व्यंग्य किया है। मद्यपान के संबंध में उन्होंने एक व्यंग्योक्ति कही है, मुँह जब लागे तब नहीं छूटई,
जाति मान धन सब कुछ लूटई, पागल करी मोही करे खराब, क्यों सखी साजन नहीं शराब। ब्रज भाषा का प्रयोग। भारतेंदु युग के अधिकांश कवियों ने ब्रज भाषा में ही काव्य रचना की। यद्यपि खड़ी बोली का प्रयोग इस काल में आरंभ हो गया था, इन कवियों की भाषा पद्माकर एवं घनानंद जैसी परिष्कृत भाषा तो नहीं है, किंतु उसमें प्रवाह एवं स्वाभाविकता है। पंडित प्रताप नारायण मिश्र की ब्रज भाषा में कनौजी का प्रभाव तथा उर्दू शब्दों का प्रयोग स्पष्ट झलकता है। भारतेंदु जी ने यद्यपि साफ सुथरी ब्रज भाषा का प्रयोग किया, तथापि उनकी रचना फूलों का गुच्छा में उर्दू के पर्याप्त शब्द हैं। इस काल के कुछ कवियों ने खड़ी बोली में भी रचनाएं लिखी हैं, पर वे कला एवं भाव की दृष्टि से उतनी प्रभावपूर्ण नहीं रही हैं। भारतेंदु युग के कवियों ने कविता को रीतिकालीन परिवेश से निकाल करके सामयिक समस्याओं को उसमें जोड़ा, विदेशी शासकों के अत्याचारों का वर्णन किया, भले ही वह दबी जबान से किया गया। भारतेंदु के रूप में एक सबल साहित्यकार हिंदी को प्राप्त हुआ। वे सच्चे अर्थों में आधुनिक काल के जनक कहे जा सकते हैं।